ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज की खास पेशकश केंद्रीय बजट 2022। आपके सामने हमने लगातार बहुत सारे विषयों पर बातचीत की है, बहुत सारे सेक्टर से बातचीत की है और हर बार हम एक नई पैनल के साथ, एक नए विशेषज्ञों के साथ आते हैं। इस बार हमारे साथ खास मेहमान हैं दो वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले और वरिष्ठ पत्रकार श्री हर्षवर्धन प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं और उन दोनों से बजट के राजनीतिक असर पर बातचीत, बजट के आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर बातचीत। जयश्री जी, चूंकि आप पॉलिटिकल संपादक हैं और इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखती हैं, ये बजट चूंकि 5 राज्यों के चुनावों के रोशनी में हमारे सामने आया है, तो इस बजट से भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार अपना चुनावी गणित कितना सुधारती हुई दिख रही है आपको? इस बजट का चुनावों पर क्या असर होगा? जी, अगर इस तरह से अगर हम बजट को देखते हैं तो 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जो एक बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन था कि बिल्कुल पॉलिटिकल बूस्टर की तरह बीजेपी के लिए या सरकार उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश में ये बजट को पेश करेगी, तो ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई बात तो इसमें दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसका पॉलिटिकल एजेंडा मुझे इस तरह से तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है जो इस बजट में उन्होंने की है, अब इस नज़रिए से भी उसको देखिएगा कि कोविड के समय और उसके पहले उस दौरान लगातार पिछले एक साल को अगर आप उठाकर देखते हैं तो जो इकोनॉमिकल बूस्टर्स लगातार दिए हैं उसका फ़ायदा जो है इस चुनाव में बीजेपी को मिलेगा, चाहे फिर वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर्स पर हो, जीएसटी को लेकर या तमाम चीज़ों को लेकर जो बार बार निर्मला सीतारमण ने बहुत सारे एड्रेसेस किए लोगों को, जो अलग अलग किस्म की जो राहतें दी गई हैं, उसका फ़ायदा उन्होंने इस चुनाव में ज़रूर लेना है। लेकिन बजट एज सच अगर अपन देखें कि कोई पॉलिटिकल एजेंडे को फुलफ़िल करता हो या पॉलिटिकल कोई चीज़ को अचीव करने के लिए है, तो इस किस्म का नहीं है। हमें इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि अभी जो हालत है इकोनॉमी की, जो हमारा महंगाई है या जो ग्रोथ रेट है हमारा, उसको लेकर सरकार अपने आप में एक क्राइसिस में है और हम पूरे देश को एक स्लो डाउन के रास्ते से निकाल कर एक नई तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश में है आफ्टर पैंडेमिक। तो ये तमाम चीज़ों का जो असर है ये हमें बजट पर दिखाई दे रहा है इस बार। हर्षवर्धन, चूंकि राजनीतिक दल राजनीतिक नज़रिए से ही काम करते हैं, वे कोई सामाजिक पार्टियां नहीं हैं, वे कोई धार्मिक पार्टियां नहीं हैं। उनका उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना, सत्ता में आना ही एकमेव और अंतिम लक्ष्य होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है और बजट आ गया है तो एक मौका था भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो इस मौके को भुनाए। और जो कहा जा रहा है कि यूपी में पहले जैसी बात नहीं है या पंजाब में किसान नाराज़ हैं या ये कहा जा रहा है कि गोवा में भी हालत बीजेपी का उतनी अच्छी नहीं है, मणिपुर में विद्रोह हो रहा है, उत्तराखंड में विद्रोह हो रहा है, कुछ सत्ता विरोधी रुझान भी हैं। इस पूरे इन तमाम बिंदुओं के बीच में भाजपा के पास ये अवसर था कि वो अपने राजनीतिक मकसद को साधे। आपको क्या लगता है कि भाजपा ने इस मकसद को, इस अवसर को भुनाने की कोशिश की है? देखिए, एक शब्द में कहूँ तो ये लोक लुभावन बजट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल बजट नहीं है। और सरकार को और भाजपा को अंदाज़ा है कि किसान आंदोलन से उनकी जो ज़मीनें खिसकी है, लेकिन सरकार की तारीफ़ भी होनी चाहिए इस बात के लिए कि सरकार अपने सुधारों के एजेंडे से पीछे नहीं हटी है, सरकार दबाव में नहीं आई है। और ख़ास तौर पे जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात हो और जो नए रोज़गार बने और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने की बात हो, उसका एक साफ फोकस दिखाई देता है। लेकिन जो मध्य वर्ग है और जो नौकरी पेशा समुदाय है, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है देश में, वो निराश ही हुआ होगा क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ है जिसकी कि हर बार उम्मीद करता है। कोविड के प्रभावों के बाद, दुष्प्रभावों के बाद बहुत सारे जॉब्स चले गए हैं या जो लोग जॉब में हैं उनका सैलरी कट हुआ है, तो लोग स्वाभाविक तौर पे ये उम्मीद कर रहे थे सरकार से कि आयकर में कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन वो राहत नहीं दी गई है, जो कि मुझे लगता है एक कमी है इस बजट की। ऐसा होना चाहिए था। एटीसी में जो छूट मिलती है उस छूट का दायरा भी नहीं बढ़ाया गया है। बिल्कुल सही। होम लोन की लिमिट भी नहीं बढ़ाई गई है कि होम लोन की लिमिट बढ़ जाए तो आदमी ने घर के खर्चे के लिए जो लिया उसकी किस्तें वगैरह, होम लोन को आप बढ़ावा देंगे और तो रियल एस्टेट सेक्टर अपने आप बढ़ेगा, जो कि एक जॉब इंटेंसिव सेक्टर है। एक मकान जब बनता है तो कई लोग लगते हैं। आपके जो जवाब है उसके मतलब क्या इससे
बीजेपी को चुनाव में कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा आपको कि इस बजट से कोई बीजेपी मुझे को चुनाव लगता में फायदा है होगा? बीजेपी ने चुनाव पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है और बीजेपी को जो उसकी राजनीतिक शैली है उस पर ज़्यादा भरोसा है। प्रतीक जी, बात समझने वाली ये भी है कि चुनाव कोई कल नहीं होने वाला है, चुनाव में अभी समय है और इतनी जल्दी राजनीतिक घटनाक्रम बदलता है देश का। एक वीडियो होता है वायरल, उससे चीज़ें बदल जाती हैं। तो चुनाव में वक्त भी है वैसे कुल मिला के देखा जाए तो, और चुनावों से लिंक करना इसको बजट को कि भाई कुछ तुरंत परिणाम आएंगे, वो ठीक भी नहीं होगा। जयश्री जी, किस तरह से ये बजट जो है इसका राजनीतिक असर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे किसानों के लिए बात कही गई है, बहुत सारी, और मध्यम वर्गीय के लिए बात की गई है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो चुनाव का मुद्दा है वो मुद्दा है बेरोजगारी का और महंगाई का, जिसका जिक्र, बेरोजगारी का जिक्र तो हर्षवर्धन ने भी किया कि एक ये इशू है। तो ये भी इशू अभी युवाओं की जो संख्या है, मतदाताओं की, वो बड़ी मात्रा में संख्या है और वो अपने भविष्य को लेकर परेशान है। हमने देखा रेलवे की परीक्षा के बाद जो स्थितियाँ बनी, तो कहीं ना कहीं युवाओं में ये सवाल खदबदा रहा है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। और महिला वर्ग की अगर मैं बात करूं तो वो महंगाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित भी महिला वर्ग है। हालांकि मोदी जी ने कहा था कि मेरी जो हिडन वोटर्स हैं, छुपे हुए वोटर हैं, वो महिला हैं। तो क्या ये बजट उन दो वर्गों को साधता हुआ दिखाई दे रहा है और बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे की जो धार है उसको कम कर पाएगा ये बजट? जी, फिलहाल तो इसकी संभावना ही हम जता सकते हैं, क्योंकि 6 करोड़ बेरोजगारी का आंकड़ा अभी तमाम एनालिसिस में आया हुआ है कि देश भर में पोस्ट कोविड जो है उस दौरान 6 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या है देश भर में फिलहाल। लेकिन मुद्दा ये है कि सरकार ने कहा भी है, कुछ वादे भी किए हैं कि वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रही है या जो भी है, लेकिन जिस तरह से उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट सामने आना चाहिए वो अभी तक पता नहीं है, तो हम उसके बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है, वो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन और पीपीपी मॉडल्स को जिस तरह से लगातार एक पॉलिसी वाइज मोदी सरकार प्रमोट कर रही है, उसके तहत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मैं बहुत वास्ट तरीके से देख रही हूँ। सबसे बड़ी बात है एविएशन इंडस्ट्री को जिस तरह से उन्होंने प्राइवेटाइज़ किया है, वो एक बहुत अलग किस्म की सोच और धरातल के साथ है। मुझे लग रहा है कि ये हमें समझ जाना चाहिए कि लगातार तीसरे टेन्योर वाली जो सरकार होगी या जो भी होगा, उसके तहत भी अगर हम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार या एनडीए या यूपी की सरकार, उसका एक मेजर डिफरेंस हमें ये दिखाई देता है बजट के दौरान कि मोदी सरकार जो है वो बजट को इतनी अहमियत के साथ या इतने सैद्धांतिक रूप से जो प्रस्तुति होती थी हमेशा, उससे हटकर वो समय समय पर जो तकलीफ़ें हैं, जो बदलाव सरकार कर रही है इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, लगातार अलग अलग किस्म के, उसको वो समय समय पर एड्रेस करती रहती है और उसके वो निदान खोजती रहती है। वो इस तरह से नहीं है कि एक बजट आ गया साल भर में। मोदी जी कह भी रहे कि ये हाँ। 25 साल की आगे की 25 साल की लेकर प्लानिंग करना चाहिए। तो बजट बहुत इस तरह से होना चाहिए। सिग्निफिकेंट हो रहा है कि सिर्फ बजट हो सकता है आने वाले समय में। आज लोगों ने कहा कि सही पहली बार हुआ कि 1 घंटा 35 मिनट में बजट, पहले 2.5-3 घंटे के बजट हुआ चलते थे, तो हो सकता है आने वाले समय में आधे घंटे में बजट खत्म हो जाए। तो बजट जो है वो एक, आप ये सोचें कि सैद्धांतिक कोई बहुत बड़ा प्रारूप, सरकार की कोई पॉलिसी, इसकी बजाय सरकार का ध्यान, सरकार का जो विजन है वो इस तरफ है कि जो समय से जीएसटी को प्रॉब्लम आई, उन्होंने उसके लिए मॉडिफिकेशन पेश किए। बैंकिंग सेक्टर्स में तकलीफ हुई, उन्होंने उस तरह से किया। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को बूम्स देना था, उन्होंने उस तरह से काम किया। तो सरकार एक तरह से सिर्फ 1 साल भर का कोई इस तरह का कोई फेस्टिवल फॉलो करने की बजाय वो समय समय पर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रही है, ऐसा मुझे लगता है। रहा सवाल महिलाओं की, आपने बात पूछी, महंगाई का मुद्दा। जी, महंगाई का मुद्दा तो अभी 6.8 है और उन्होंने कमिट किया है कि 6.4 तक आएगा। और जिस तरह से एनालिसिस आ रहे हैं उसमें शायद ये भी कहा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, थोड़ी महंगाई और बढ़ सकती। तो मुझे महंगाई के मामले में तो कोई राहत देता हुआ बजट ही फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। हर्षवर्धन जी, बहुत मांग कई बार ये कही जाती है कि भाई जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं इनको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। बात महंगाई से अगर शुरू हुई थी तो उसी पे मैं बात करूंगा कि महंगाई का बड़ा कारण जो है वो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि, खासकर डीजल के दामों में वृद्धि। और कई बार कई संगठन ये बात करते रहते हैं कि जब सारी चीज़ें जीएसटी के दायरे में हैं तो पेट्रोल डीजल क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से महंगाई में राहत मिलती, पेट्रोल डीजल के दाम कम होते।
जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर अभी सरकार दाम बढ़ा नहीं सकती, मजबूरी है, तो क्या ये वक्त था कि पेट्रोल डीजल को लेकर कोई सरकार बजट में ठीक से पॉलिसी लाती, उसको जीएसटी के दायरे में लाती तो मध्यम वर्ग को राहत मिलती? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जीएसटी के पर्व्यू में लाने की मांग बहुत पुरानी है। जब से जीएसटी अमल में आया तब से ही मांग चल रही है। लेकिन मैं कहता हूं प्रतीक जी कि शराब और पेट्रोफ्यूल्स ये दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार के कमाऊ पूत हैं। इन दोनों ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा बड़ा कर राजस्व मिलता है। तो अंदर की बात यह है कि ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकारें जो कि पेट्रोल डीजल पे वैट वसूलती है, कर वसूलती है, उपकर वसूलती है, अगर ये टैक्सेस कम हो जाएं प्रतीक जी, तो अभी जो दाम हैं पेट्रोल डीजल के उनसे बहुत कम दाम हमको मिले, लेकिन इस पे बहुत बड़ी कर वसूली होती है और सरकारों को लगता है कि ठीक है चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी जो हम पेट्रोल डीजल के दाम में जो हम देख रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है डेली बेसिस पे। आप ये चुनाव हो जाने दीजिए 5 राज्यों के, तुरंत दाम बढ़ने की आशंका है लोगों को और सरकार वापस अपना ख़जाना भरेगी। और सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, सरकार को अपनी आय के नए ज़रिए ढूंढना चाहिए। लेकिन आप वही पेट्रोल डीजल पे कर वसूल करके मध्य प्रदेश जो कि एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है नहीं, सरकार का बड़ा राजस्व मिलता है। आपने कहा हर्षवर्धन कि ये चुनावी बजट नहीं है, लोक लुभावन बजट नहीं है, तो एक मौका था बीजेपी के पास कि वो अपने मतदाताओं को, और खासकर अपना जो उसका कमिटेड मतदाता है, व्यापारी वर्ग या मध्यम वर्ग जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, उसकी तरफ जो है वो कुछ उसको राहत देती और अपनी तरफ जोड़ती। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोक लुभावन बजट नहीं है, ऐसा कोई राहत नहीं दी गई। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी आर्थिक शस्त्रों के जरिए, आर्थिक औजारों के जरिए अपनी चुनावी लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, वो अपना जो परंपरागत उसका जो मैच खेलने का तरीका है हिंदू मुस्लिम, जो उसका गेम, उसका बड़ा सुरक्षित मैदान है, उसी मुद्दे पे खेलेगी, ध्रुवीकरण के मुद्दे पर खेलेगी, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे खेलेगी और उसी मुद्दे पे वो उत्तर प्रदेश को फिर से जीतेगी? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में चुनाव बुनियादी मुद्दों पे नहीं होते। इस देश में चुनाव बेरोज़गारी के आधार पे तय नहीं होते, ना ही भुखमरी के, ना ही गरीबी के। और इस देश में चुनाव भावनात्मक मुद्दों पे ही लड़े जाते रहे और मोदी सरकार की कार्यशैली है कि भावनात्मक मुद्दे सरकार, ये कहें भाजपा सरकार नहीं, भाजपा लेके आती है और चुनाव जीतती है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी जो कार्यशैली है, जो मैंने पहले कहा कि उसके लेके बहुत मुतमईन है, बहुत वो कॉन्फिडेंट है कि चुनाव में अभी वक्त है और चुनाव में जब वोटिंग होगी तो उसकी अपनी स्टाइल से वो बैटिंग करेगी। और हमारे देश वही मुद्दे होंगे जो उसका फेवरेट होम ग्राउंड है। लेकिन एक सवाल मतदाताओं से भी है ना प्रतीक जी, कि जब आप वोट करने जाते हैं तब कई बार लोग उसकी जाति देखते हैं, उसका धर्म देखते हैं, कई बार नहीं, ज़्यादातर देखते हैं अधिकतर बार कह लीजिए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल मतदाताओं के लिए भी हम खुला छोड़ें कि जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें तो सरकार को इन पैमानों पर तोलें कि बेरोज़गारी कितनी कम की और कितनी उसके जेब में इनकम बढ़ाई। एक जैसे जी आम आदमी का बजट से बहुत ज़्यादा वो समझता नहीं है बजट को, और वो आंकड़ों के जंजाल में भी फंसना नहीं चाहता। उसके पास तो 3-4 पैरामीटर्स हैं जिन पर वो बात करता है कि उसकी माली हालत में क्या बदलाव आएगा। और अभी भी 30 से 40 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, जो शायद बजट को देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। लेकिन पूरा बजट जो होता है वो इन्हीं 30-40 करोड़ लोगों के लिए होना चाहिए। तो क्या ये जो निम्न मध्यम वर्गीय है या गरीबी की रेखा के नीचे वाला जीने वाला आदमी है, उसको कहीं ना कहीं ये बजट प्रभावित करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार कोई दूसरे टाइप का सोच या दूसरा कोई बूस्टर ला सकती है उनके लिए। फिलहाल बजट में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मनरेगा का जो स्लैब था, क्योंकि मनरेगा ने बहुत कुछ इकोनॉमी और तमाम उनकी जो रूरल मतलब वेजेस थे उसको बहुत बेहतर किया था और गांव की तरक्की का भी एक ज़रिया था मनरेगा। लेकिन जो अभी तक जो दिखाई दे रहा है, अभी तक जो समझ में आ रहा है, उसके मुताबिक मनरेगा का जो पहले का जो सिस्टम था, जो उसका मिनिमम वेजेस था, उसको वहीं पर रखा गया है।
तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा देश है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई राहत भरी बात नहीं है, क्योंकि सरकार ये सोच रही कि जो बिल था वही अगर हमने वापस ले लिया है तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए सौगात है, इस तरह से सरकार ने सोचा होगा। और दूसरा, आप इस नज़रिए से भी देखिएगा कि क्या सरकार के पास, क्या सरकार इतना अफोर्ड कर सकती है फिलहाल इतने सारे पैकेजेस को देना, जब लगातार स्लो डाउन रहा है पिछले 2 साल से, हम जिस इकोनॉमिकल स्थिति से बाहर निकले हैं, हमारा ग्रोथ रेट इतना डाउन हो गया था, जो कि पिछले कई सालों बाद, इन्हें 25 साल पीछे चले गए थे हम ग्रोथ रेट के मामलों में, तो हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला है इन पिछले 6 महीनों में। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या सरकार के पास ये हालात हैं, क्या सरकार वो तमाम चीज़ें देने की पोजीशन में है। तो ये वाला जो बजट है, मैं इसको पोस्ट पैंडेमिक रिकवर करने के लिए सरकार की जो कवायद है, सरकार खुद को भी इकोनॉमिकली जो रिकवर कर रही है, मैं उसको इस नज़रिए से भी देखती हूँ। लेकिन देखिए, सरकार 38 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रही है पिछले कई समय से, पिछले कई महीनों से, और आगे भी वो देने वाली है। तो ये इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि बीच बीच में बूस्टर देते रहते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें सरकार कर रही हैं, इन सब का क्या चुनावी फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, मैं फिर कहना चाहती हूँ, 5 राज्यों के चुनाव है और पांचों राज्यों की स्थितियाँ अलग अलग है। पंजाब में अलग इश्यूज पर इलेक्शन हो रहा है, यूपी में जातिवाद पर इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये तमाम अगर हम देखते हैं तो सरकार को पता है, जो रूलिंग पार्टी है उसको पता है कि एक बजट से सारे पांचों राज्यों को एड्रेस करना, और राज्यों के जब चुनाव होते हैं तो वहाँ की जो लोकल इश्यूज है, वो क्षेत्रीयता जो मामला है, वो ज़्यादा हावी होता है, बजाय इसके कि आपने इस तरह का कोई बड़ी भारी घोषणा कर दिया, मैनिफेस्टो कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। वहाँ का जो मुद्दा है वो मुद्दे ज्यादा डोमिनेट करेंगे। उस राज्य के मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है, और वहाँ पे जो लोकल इश्यूज हैं वो कितने रहे हैं। तो इस बजट से इसलिए हम ये उम्मीदें पालें कि भाई सरकार पांचों राज्यों में अपने लिए कोई स्थितियां देखेगी, या बीजेपी के लिए कोई स्थितियां सुधारने की कोशिश होंगी, या बीजेपी वापस आ सके इस वाले, इसके तहत कोई पैकेजेस होते तो वो चीज़ें बनती दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सभी का अपना अपना एजेंडा अलग है, सभी की अपनी अपनी बातें अलग हैं। हर्षवर्धन जी, व्यापारी वर्ग जो है वो जीएसटी की जटिलताओं से बहुत परेशान है। पूरे देश के व्यापारी इस समय जो है कहीं ना कहीं जीएसटी से लेकर परेशान हैं, और उनकी स्थितियां खराब हुई हैं, डिप्रेशंस में आए हैं, आत्महत्या की हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आत्महत्या की हैं, वो डिप्रेशन में आए हैं, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। पेनल्टी लग जाती है, घंटे 2 घंटे सर्वर डाउन रहता है और लाखों लोगों पे पेनल्टी लग जाती है। और व्यापारी वर्ग को शुरू से ये माना जाता है, कहा भी जाता है कि भाजपा जो है वो बामन बनियों की पार्टी है, व्यापारी वर्ग की पार्टी है, जनसंघ के ज़माने से कहा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जीएसटी की किसी चीज़ में भी राहत देते हुए दिखाई नहीं दे रही है सरकार इस बजट में। बल्कि उसने एफएम ने तो, वित्त मंत्री जी ने तो बढ़ चढ़ कर ये बताया कि जनवरी में कितना अच्छा जीएसटी कलेक्शन हुआ। तो जिस तरह से व्यापारी वर्ग को राहत मिलना चाहिए इस सरकार से, देखिए नोटबंदी ने भी व्यापारी वर्ग को नुकसान पहुंचाया, उसकी कमर तोड़ी, उसकी आर्थिक परेशानियां हुई। उसके बाद जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उससे डिमांड कम हो रही है, उससे उसके काम धंधे पे असर पड़ा है। कोविड ने भी व्यापारी वर्ग को मारा है, और उसके ऊपर से जीएसटी। तो व्यापारी वर्ग की नाराजगी क्या चुनाव में प्रभाव डाल सकती है? देखिए, जीएसटी जब से शुरुआत हुई तब से टेक्निकल ग्लिचेस उसमें आते रहे, और उसकी जटिलताएं, किष्टताएं और दुरूहताएं कह लीजिए, बहुत दुरूह भी अपने आप में बहुत मुश्किल शब्द है, मुश्किलें जो कह लीजिए, वो व्यापारियों को परेशान करती रहीं। लेकिन जहाँ तक जीएसटी के फैसले होते हैं प्रतीक जी, वो जीएसटी काउंसिल करती है। आप कोई सवाल अगर करेंगे वित्त मंत्री तो बोलेंगे हम काउंसिल में जब बात होगी, जब राज्यों से बात होगी तब हम निर्णय ले पाएंगे। तो एक सामूहिक फैसला होता है जीएसटी को लेकिन जहाँ तक जीएसटी का जो तंत्र है, जो बुनियादी ढांचा है, उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, केंद्र सरकार की। तो उसको लेके कुछ खास सुनाई नहीं पड़ा बजट में, और व्यापारी ने तो लगता है मान लिया कि अब जो चल रहा है वही चलेगा, यथास्थितिवाद में वो आ गया है। और जो आपने कहा कि पारंपरिक रूप से 2 खास वर्गों की पार्टी भाजपा हुआ करती थी, तो वो भी भ्रम कहीं ना कहीं टूट रहा है। प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारी टेक्निकल टीम से कि वो प्रधानमंत्री जी का भाषण दिखाएं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये 100 साल के विश्वास का बजट है,